हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फेज 2 की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मैसेज किया, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था और अभी देखा कि थोड़ा सा टाइम है तो अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंटिन्यूअसली यही वीडियो सर्च कर रहे हैं, यही वीडियो के ऊपर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इस बार सर रनिंग होगा या कदम ताल होगा, एसआरटीजीडी में कितने लोगों को ज़्यादा काउंट करेंगे, क्योंकि रनिंग कदम ताल में तो कम ही लोग बाहर होंगे। एंड इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक नोटिस देखा होगा, जिसमें अभी आपको बता दिया गया है कि कुछ एएससीज को जो है इस बार फेज 2 के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया है। उसमें भी वही वजह बताई गई है कि कोविड-19 की जो वजह है, इसकी वजह से कुछ जगह जहाँ पे क्रिटिकल माहौल अभी बना हुआ है, तो उस वजह से जो है वो उनको जो है इस बार फेज 2 के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया है। बाकी आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा पेशेंस के साथ में मेरी बात यहाँ पे सुनिएगा। मेरे पास में ऐसा तो कोई सोर्स है नहीं कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता कर ली है कि इस बार रनिंग होगा या कदम-ताल होगा। लेकिन मैं अपना व्यू बताने वाला हूँ कि रनिंग की जगह पे इस बार कदम-ताल क्यों होगा। अभी तक जैसे देखा गया है कि जो आपकी भर्ती हुई है, रैली भर्ती, और अभी जो रैली भर्ती आपकी जो है 10 दिसंबर से होने वाली है और 19 दिसंबर तक होगी, उसमें भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही चीज़ मेंशन है। उसके अलावा स्टूडेंट का दिमाग ये भी है कि सर फेज़ 2 का जो अपने पास में एडमिट कार्ड आया है, उसमें तो हमें रनिंग के लिए ही बोला गया है, तो अभी वहाँ पे जो है कैसे हो जाएगा कदम-ताल। तो आइए एक-एक चीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ आपको कि रनिंग या कदम-ताल क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहला सवाल आपका यही है कि रनिंग या कदम-ताल। तो इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस बार कदम-ताल होने के चांसेस ज़्यादा हैं रनिंग के बजाय। आपको पता था कि रनिंग 1.6 किलोमीटर होता है, इसमें टाइम आपको जो है 6:30 मिनट का मिलता है। ओके, अब एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जब आप फेज़ 2 देने जाएँगे एएससी पर, तो वो आपको बिना मास्क के तो वहाँ पे एंट्री देंगे नहीं। सभी लोगों को मास्क जो है मैंडेटरी है, लगा के ही जाना पड़ेगा। और जब आप रनिंग करेंगे तो उस वक्त भी आपके लिए मास्क मैंडेटरी रहेगा। लेकिन अगर वो आपसे रनिंग करवाते हैं तो मास्क के साथ में वो नहीं करवा सकते, क्योंकि मास्क लगाकर अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको श्वास में प्रॉब्लम होगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो इस बार रनिंग की जगह पे कदम-ताल कराने का बोला गया है। अब आप बोलेंगे कि सर वो मास्क के बिना भी हमें रनिंग करने के लिए अलाउ कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ऐसा है नहीं कि आप जैसे फर्स्ट डे को आप गए, उस दिन आप जिन कैंडिडेट गए उसके बाद में वहाँ पे फेज़ 2 नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर 14 दिन तक वहाँ पे नहीं करवाया जा सकता। अब सपोज़ कीजिए कि आप में से कोई, जैसे आप 100 या 150 कैंडिडेट को सपोज़ कीजिए उन्होंने बुलाया, उसमें से 1 या 2 आप हैं संक्रमित। मैं ये नहीं कह रहा कि आप होंगे ही, लेकिन हैं। तो उन लोगों को अगर वो बिना मास्क के रनिंग करने के लिए अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि वो उनकी श्वास के दौरान वो स्नीचिंग भी करेंगे और कुछ वहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो वहाँ पे जो है वो सरफेस को जो है संक्रमित कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने आस-पास के जो कैंडिडेट हैं उनको संक्रमित कर सकते हैं रनिंग के दौरान। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार रनिंग नहीं करवाया जा सकता। ठीक है? मैं फिर से आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपको जो है मास्क नहीं हटाना है वहाँ पे, और मास्क के साथ में रनिंग कराना पॉसिबल नहीं है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आप यहाँ पे खुद रनिंग कर लेते हैं मास्क के साथ में, तो वहाँ पे भी आप कर लेंगे। आप ऐसा बोलेंगे सर मेरा तो हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको श्वास में प्रॉब्लम होती है, और सर्दी का सबसे बड़ा टाइम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर्दी के अंदर जो है श्वास की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। आपको भी ध्यान होगा, बिना वजह से भी आपको जो है, अभी अगर आप थोड़ा दूर रनिंग करेंगे तो आपका श्वास फूलने लग जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है टेम्परेचर डाउन रहता है। तो आपका जो है बॉडी टेम्परेचर अगर वहाँ पे बढ़ता है तो श्वास की प्रॉब्लम आपकी आएगी ही आएगी। एक तो सबसे बड़ा रीज़न जी। अब आप ये कहेंगे कि सर मैं तो क्या रनिंग को छोड़ करके कदम-ताल करना स्टार्ट कर दूँ? तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ये जो है 99% यही होगा, ये तो मैं श्योर कह सकता हूँ। अभी 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, 1% चलो बाय द चांस उनकी भी सुन लेते हैं कि हाँ, हो जाएगा, रनिंग ही हो जाए, आपकी भी मान लें। तो यहाँ पे देखिए, रनिंग ही आपको करना है। रनिंग आप अभी तैयारी करते रहो कंटिन्यूअसली। हाँ, 6 साढ़े 6 मिनट में आपका टाइम ये हो जाना चाहिए रनिंग। ये आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी अच्छा है। अगर आप रनिंग यहाँ पे करके जा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे भी रनिंग होता है,
वैसे तो होगा नहीं, जहाँ तक मैं बता चुका हूँ आपको रीज़न उसका एक। तो उसकी वजह से अगर होता है तब तो आप वहाँ पे भी कर लेंगे, और अगर नहीं होता है तो भाई आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट अच्छा ही हो रहा है, उससे कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी आपको रनिंग छोड़ देना चाहिए, रनिंग आपको करते रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम कर लेना। अब कदम ताल जैसे वहाँ पे 50 करा रहे हैं तो उस दौरान भी आपका श्वास तो फूलेगा, लेकिन वहाँ पे जो है, अब कदम ताल कैसे होता है, देखिए कदम ताल आप ये कह सकते हैं कि परेड आपने देखा होगा 26 जनवरी पे आप लोग जैसे करते होंगे, मैंने तो बहुत बार किया है, तो वहाँ पे जो है आप पीटी करते होंगे तो उसी तरीके से आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले आपको पता है परेड ही होता है, तो उसी तरीके से आपको कदम ताल करवाया जाएगा, तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको होगी नहीं, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट वहाँ पे सक्सेसफुली कर लेंगे। और एनसीसी वालों को तो पता ही होगा, उन्होंने तो ट्रेनिंग दी हुई होती है पूरी इस तरीके की, और ये सब चीज़ आपको पता होंगे। गूगल कर लेना कैसे कदम ताल करते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, अब आपको ये बता चुका हूँ कि रनिंग आपको छोड़ना नहीं है, रनिंग कंटिन्यूसली करते रहना है। बाकी चांसेस यही है कि इस बार कदम ताल होगा, इसका फैक्ट मैं बता चुका हूँ। और अभी आप जो है जो रैली भर्ती होंगी उसमें आप देख लेना, यही चीज़ सामने आएगी। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मेरे पास में वहाँ से जानकारी आई है, मैं ऐसा है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, इसमें मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 99% यही होगा। और उसके बाद में एसआरटी जीडी पे इस बार फर्क पड़ेगा, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। सो अगला सवाल था आपका कि एसआरटी जीडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस बार। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, होगा तो उसी तरीके से जैसा होते आया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क पता है क्या होगा, कि इस बार रनिंग में ज़्यादातर कैंडिडेट, आपको पता है कि 50% कैंडिडेट जो है रनिंग में ही आउट होते थे, ठीक है। उसके बाद में पीएफटी के जो बाकी स्टेप्स हैं, स्क्वाड्स हैं, सिटअप्स हैं, पुशअप्स हैं, उसमें तो बहुत ही कम कैंडिडेट आउट होते थे। तो कभी बार तो ऐसा होता था कि एक भी कैंडिडेट उस स्टेप में आउट नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा रीज़न ये भी है, एसआरटी में और थोड़ा जीडी में उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको पता है कि 17,000 के आसपास कैंडिडेट को वो क्वालिफाई कर रहे हैं फेज सेकंड के लिए। तो यहाँ पे सभी को तो क्वालिफाई अगर वो कर देते हैं तो वहाँ पे फिर उनको जो है एनरोलमेंट के टाइम में आपको पता है कट ऑफ कितना बढ़ जाएगा। मैं कट ऑफ की भी आगे थोड़ी सी चर्चा करूँगा। वैसे मैं कोई श्योर नहीं बता रहा, लेकिन हाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर उस पर रखूँगा। अब एसआरटी जीडी के लिए आपको ये मैं बोलना चाहूँगा कि इसके लिए तैयारी अच्छे से करके जाना। एसआरटी में आपको पता है कि टीएफटी भी होता है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, और ये इंग्लिश में होंगे सारे सारे, इंग्लिश का ही पेपर हो गया एक तरह से, आपका दूसरा हो गया इस तरह से। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो कभी कभार एरर से डाल देता है, उसके अलावा सिनोनियम से आते हैं, एंटोनियम से आते हैं, वन वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, कुछ फ्रेज पूछ लेता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक बिल्कुल इजी होते हैं, मतलब बहुत हार्ड नहीं होता। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है, आप ये समझ लीजिए कि 99% कैंडिडेट इसको जो है इजीली क्रैक कर लेते हैं, तो इसमें आपको फेल नहीं किया जाता है। एसआरटी में आपको पता है कि 45 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का इसमें जो है टाइम मिलता है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने चाहिए, वैसे नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है इसमें। ओवरऑल पास मार्क के लिए आपको 50% जो है मार्क्स लाने होते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 50% हो गया डीएफटी में और 50% यहाँ पे, तो इतने मार्क्स आप ले आए तो पास हो गए। बाकी जो 90% लेके आएगा वो भी पास है, इसके कोई एडिशनल मार्क नहीं है, ये ना ही मेरिट में कोई आपको रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसे ही आप एसआरटी क्लियर कर लेंगे उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं। इसमें आपको पता है कि 10 से 15 लोगों का ग्रुप होता है, और वहाँ पे एक एयरमैन होता है, और उसके अलावा जो है एक ऑफिसर होता है जो वहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ होता है, और उसके अंदर जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में भी 3 पार्ट होते हैं। वो आपने अगर ई बुक बाई किया है तो सबसे पहले तो आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि उसको परचेज कर लीजिए। वहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीटली गाइड भी किया है, टॉपिक्स भी दिए हैं, प्रीवियस ईयर के भी कैसे बोलना सारा कुछ बताया हुआ है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आगे मैं उसके बारे में और भी बता दूँगा। अब देखिए 3 चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहला तो आपका जो है इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद में आपका ओपिनियन होगा, 2 चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद तीसरा जो होगा आपके पास में ग्रुप के अंदर डिस्कशन होता है, ठीक है। ग्रुप के मेंबर्स के साथ में डिस्कशन, ये 3 पार्ट होते हैं, और ये तीनों पार्ट में जो है आपको अलग अलग मार्किंग दी जाता है। वो लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे और उसके हिसाब से आपको मार्किंग दी जाएगी। यहाँ पे भी देखिए 50 मार्क्स का ये होता है, आपसे एक फॉर्म भराया जाता है, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ होता है कि कौन कितने मार्क्स का होता है, और उसके अलावा वहाँ पे भी 50% मार्क्स जो है आपको यहाँ पे भी लाना होता है। अगर 50% आ गए आपके तो वो आपको क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होंगे। अब देखिए कुछ लोग ये भी पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है क्या, हिंदी में बोल सकते हैं क्या? हिंदी में देखो भाई नहीं बोल सकते, वहाँ पे इंग्लिश ज़रूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश में आप जो है इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोले, टूटी फूटी जैसी भी आती है, लेकिन आप अपना व्यू वहाँ पे उनके सामने रख पाएँ, उनको थोड़ा बहुत समझा पाएँ कि हाँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बस इतना अगर आपने कर दिया तो वो हो जाएगा आपका काम। मेनली है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब एक ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वहाँ पे आप उनके पास में अपना व्यू कैसे पहुँचाएँगे? अब आप चुप ही खड़े हैं तो वो कुछ आपको जो है रिजेक्ट करेंगे ही।
मेन ये है बोलना चाहिए। अब जीडी के लिए मैं जैसे आपको ई बुक बता तो रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है उसको पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो है प्रॉब्लम यही हो जाएगा आपके सामने कि आप बोलेंगे कैसे। तो देखिए बोलना भी आपके लिए ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन भी उसमें दिया गया है, उस हिसाब से इंट्रोडक्शन अपना बनाइए। खुद भी आप खुद के तरीके से भी उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करके वहाँ पे आप उनके साथ में स्मार्ट अपना वे प्रस्तुत करेंगे तो वो थोड़ा-सा आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको जो है सिंपल वे में ही थोड़ा सब चीज़ एक्सप्रेस करना है। जो चीज़ें हैं वैसे के वैसे आपको एक्सप्रेस करके वहाँ पे उनको बोलना है। तो एसआरटी जीडी का मैंने क्लियरली बता दिया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो है ई बुक का लिंक है। अब आप कहेंगे सर आप इसे बार-बार प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी नए कैंडिडेट डेली जुड़ रहे हैं तो उनको भी इस बारे में पता चले, इसके लिए मैं बार-बार बताता रहता हूँ। ठीक है? तो ये मेरा काम है। आपका काम है कि अगर आपने परचेज़ कर लिया देन अच्छी बात है। आप इसको पार्ट को स्किप कर सकते हैं जब मैं इस बारे में बता रहा हूँ। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको जो है सोचना चाहिए और उसके बारे में देख लेना आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बहुत सारे लोगों को अभी से ये भी जानने का थोड़ा-सा ज़िद सा हो गया है, एक तरह से मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि सर मेरा एक्स ग्रुप में जो है 44 मार्क्स हैं या 45 मार्क्स हैं, मैं फेज़ 2 की तैयारी करूँ या ना करूँ? वाई ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि सर मेरे तो 31 मार्क्स ही हैं, मेरा होगा या नहीं होगा? देखो अभी चीज़ बताना चाहता हूँ, पिछली बार मैंने देखा कि पीएसएल के अंदर जो है सभी कैंडिडेट को क्वालीफाई किया था। पीएसएल जो है आपकी मेरिट पोज़ीशन को शो करता है, तो पीएसएल में तो आपका नाम आएगा चाहे आपके 29.25 मार्क्स ही क्यों ना आए। लेकिन पीएसएल से एनरोलमेंट में जब आप जाएँगे, एनरोलमेंट में वही कैंडिडेट को लिया जाता है जितने सीट्स होती हैं, तो उसके अंदर आपका कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि तैयारी तो सभी लोगों को करना चाहिए, एटलीस्ट आप एक एक्सपीरियंस लेके आएँगे अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो। लेकिन कुछ सोर्सेज़ से ये भी पता चलता है कि हाँ, इस बार वैकेंसी कुछ ज़्यादा हो सकती है एंड ऑल ऐसा कुछ। तभी मैं कुछ भी ये नहीं कह रहा हूँ। सबको यही सजेस्ट करूँगा कि देखो सबको तैयारी करनी है, चाहे 43 नंबर वाला ही क्यों ना हो, उसको भी फेज़ 2 देने जाना है, अपना बेस्ट करके आना है, वहाँ से चाहे कुछ हो या ना हो बाकी, लेकिन एक एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आना है। आप यकीन मानिए जब आप वहाँ पे जाएँगे और आएँगे और उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट होके आते हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो देखिए मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि वाई ग्रुप में 1 से 1.5 नंबर जो है एनरोलमेंट के टाइम में बढ़ता है और एक्स ग्रुप का तो भाई देखो मैं बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है। पिछली बार इसका मार्क्स 27 था, इस बार 43 हो गया और पता नहीं फाइनल में कितना बढ़ जाए। कभी-कभार तो देखा जाता है कि अब एवरेज जो है 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाता है। तो मैं ये बता के आपको 4 से 5 मार्क्स डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, तो इस पे मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वाई ग्रुप के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। तो वाई ग्रुप का मैंने बता दिया आपको कि 1 से 1.5 नंबर तक बढ़ता है मैक्सिमम, लेकिन आपको तैयारी सभी लोगों को करना चाहिए। ठीक है? तो ये मैंने बता दिया। अब आप लोगों को अगर कुछ और भी डाउट्स हैं तो मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ पे आप जो है सर्च करके भी यहाँ पे कर सकते हैं मुझे फॉलो, मनीष धनखड़ 11 के नाम से है। और इसके अलावा आप आपको इंस्टाग्राम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप ईमेल कीजिए mystudydost@gmail.com। ठीक है? यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। ई-बुक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इश्यू है या आपका देखिए कई बार डाउनलोड होने के बाद में आपको वेट करना पड़ जाता है कि नहीं हो रहा है सक्सेसफुली, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप मुझे सिर्फ एक मेल ड्रॉप कर देना कि सर ये चीज़ से मैंने परचेज़ किया था, आपका नाम और जो भी डिटेल वो वहाँ पे फिल कर रहे हो वो सही से भरना बस। वो मैं कन्फर्म करके आपको डायरेक्टली मेल पे भी सेंड कर दूँगा अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, ठीक है? सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है अगर ऑथेंटिक लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।